हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस एलटी ग्रेड के सिलेबस में एक यूनिट दी गई है डाइट थेरेपी। तो आज इसको हम पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डाइट थेरेपी। तो इसमें क्या होता है कि जब रोग की अवस्था में क्या होता है कि रोगी के जो शरीर की क्रियाशीलता में परिवर्तन हो जाता है। तो जब किसी को रोग होता है तो उसकी जो शरीर की क्रियाशीलता होती है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि पोषण संबंधी आवश्यकता में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि उसे उस समय प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता हो सकता है कि इस समय उसको प्रोटीन की कम आवश्यकता हो। तो कुछ भी हो सकता है रोग की अवस्था में। अतः रोगी को विशेष आहार की आवश्यकता होती है और रोग के अनुसार ही आहार देना जो है उपयुक्त रहता है, वरना दवाई से कोई भी फायदा होना असंभव होता है। अतः रोगी को उचित आहार प्रदान करना ही उपचार का आवश्यक अंग हो जाता है। उपयुक्त आहार चयापचय संबंधी प्रक्रियाओं को भी संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है तो उसी रोग के अनुसार ही उसको जो है डाइट दी जाती है। जैसे कि ये क्या है कि आहार के द्वारा रोगों का निवारण करना ही वास्तव में आहार उपचार कहलाता है। कि जिस व्यक्ति को जो कोई बीमारी हो गई है उसी बीमारी के अकॉर्डिंग उसको भोजन प्रोवाइड करना ही आपका क्या कहलाता है, डाइट थेरेपी कहलाता है। और आहारीय चिकित्सा के या डाइट थेरेपी के उद्देश्य क्या होते हैं, तो इसका मात्र केवल यही उद्देश्य नहीं होता है कि ये किसी अस्वस्थ व्यक्तियों का पोषक जो स्तर होता है उसको मेंटेन रखना ही यही कार्य नहीं होता है, बल्कि ये क्या करता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है तो ये उसकी तीव्रता को भी कम करता है। कि जैसे कि कोई रोग हो गया है तो वो बढ़ ना पाए बल्कि वो और घटे। तो इस तरह से उसकी डाइट थेरेपी की जाती है कि रोग जो है बढ़े ना और रोग जो है वो कम हो। समान स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने के लिए भी भोजन का प्रयोग में लाना और रूढ़ावस्था मतलब रोग की अवस्था में भोजन को पचाने और अवशोषित करने तथा उपापचय की प्रक्रियाओं में कुछ दोष आ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ये सारी जो फंक्शन होते हैं वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें विशेष प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है जो कि उनके रोगों को दूर करे, जिससे ऊतकों की आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए रोग की अवस्था के अनुसार ही आहार को आयोजित किया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो निम्नलिखित होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि रोगी की शारीरिक आवश्यकता के अनुसार ही उसे पौष्टिक जो तत्व होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। कि उसके शरीर को कितने जो है पौष्टिक तत्व की आवश्यकता है और कौन कौन से पौष्टिक तत्व की जरूरत है, इसको देखते हुए उसको जो है प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड है, आवश्यकता अनुसार शरीर का भार कम करना है या अधिक करना है। मतलब उसे कैलोरी की कितनी ज़रूरत है, उसे अधिक कैलोरी देनी है या कम करनी है। तो ये सब ध्यान में रखकर उसकी डाइट थेरेपी की जाती है। पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल आहार उसे देना है, सौम्य देना है कि सुपाच्य आहार प्रदान करना है, ये सब देखते हुए उसको आहार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, रूढ़ावस्था या रोगों की अवस्था में उच्च पोषक स्तर बनाए रखना तथा जिन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उनकी निरंतर आपूर्ति करना। जैसे कोई विटामिन है या कोई प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, जिस चीज़ की कमी होती है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाए। कि अगर उसको प्रोटीन की कमी है तो जो है उसको कौन सी डाइट में क्या चीज़ रखी जाए। जैसे सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये उसकी डाइट में इंक्लूड करना। तो इस तरह से जो भी तत्व की कमी होती है उसकी जो है उसकी पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है, कुपोषण की स्थिति में पोषकीय क्षतिपूर्ति करना। अगर किसी को कुपोषण हो गया है तो प्रोटीन की कमी हो गई है या जो है ऊर्जा की कमी हो गई, तो उसको किस प्रकार की डाइट देना है, उसकी डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर उसको आहार जो है प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर को प्राप्त विश्राम प्रदान करना, विशेषकर प्रभावित अंगों को। जैसे अतिसार की स्थिति में क्या होता है कि रेशेदार जो आहार होते हैं उन्हें ना देकर पूर्ण तरल आहार देना चाहिए। तो अतिसार की स्थिति में क्या देना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अतिसार की स्थिति में उसे क्या नहीं देना चाहिए। तो अतिसार अगर हो गया है या डाइसेंट्री जिसे हो गई है, पेसिस या इस टाइप की बीमारी हो गई, तो उसमें रेशेदार आहार जो है वो नहीं देने चाहिए। और जबकि जो है तरल आहार देना चाहिए। और किस प्रकार का आहार देना चाहिए इसमें, तो तरल आहार देना चाहिए, रेशेदार आहार नहीं देना चाहिए। और पीलिया में क्या करना चाहिए, पीलिया में जो है वसा युक्त आहार ना देकर
और यकृत को विश्राम प्रदान करना चाहिए, क्योंकि यकृत पे जो है जोर पड़ता है। तो फैट युक्त जो आहार होता है वो पीलिया के रोगी को नहीं देना चाहिए। तो एग्जाम में आता है आपको कि पीलिया के जो रोगी होते हैं उन्हें किस प्रकार का आहार देना चाहिए या किस प्रकार का नहीं देना चाहिए। तो वसा युक्त आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे यकृत पर जोर पड़ता है। फिर नेक्स्ट है, शरीर के चयापचय व क्षमता अनुसार भोजन की मात्रा एवं प्रकार निर्धारित करना एवं दोनों में सामंजस्य स्थापित करना, कि उनकी क्षमता के अनुसार भोजन की मात्रा देना व उनके प्रकार जो है निर्धारित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, सूजन की चिकित्सा करना, इसमें नमक व सोडियम को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चोकर सहित रोटी किस रोग में दी जाती है? तो चोकर सहित जो रोटी होती है वो आप कब दी जाती है? कब दी जाती है? तो कब्ज में ही जो है ये चोकर सहित रोटी दी जाती है। तो कब्ज से आप कहते हैं कब दी जाती है, फिर कब्ज में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अधिक प्रोटीन जो है वो पाई जाती है वो मांस में पाई जाती है। और मांस में कितनी प्रोटीन पाई जाती है आपकी? मांस में जो है 19.8 ग्राम जो है प्रोटीन पाई जाती है। और सोयाबीन में कितनी पाई जाती है? एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो 43.2 ग्राम 23.2 ग्राम आपकी सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। और मांस में कितनी पाई जाती है? 19.8 ग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठिया रोग में की मात्रा कम कर देनी चाहिए। तो गठिया रोग में किसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए? तो प्यूरिन की कम कर देनी चाहिए। इसे याद ऐसे करेंगे, यूरिन, पा हटा देंगे यहाँ पे, यूरिन, प्यूरिन, तो यूरिन त्याग करने में कठिनाई होगी, जो कि अगर गठिया रोग किसी को हो गया, मतलब घुटने में प्रॉब्लम हो गई, तो उसे चलने फिरने में दिक्कत होगी। तो उसे यूरिन त्याग जो है कम करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कठियों पे जोर पड़ेगा। तो क्या कम करना चाहिए उसे? यूरिन त्याग, क्योंकि यूरिन करने अगर उसे बार बार उठने के जाना पड़ेगा तो उसकी गठिया में दिक्कत होगी। तो यहाँ यूरिन इसको आप मैच कराएंगे और फिर इसको आपको इजीली याद कर सकते हैं। रोग में रेसे युक्त पदार्थ कम मात्रा में देने चाहिए। तो किस रोग में आपको रेसे युक्त पदार्थ जो है कम देने चाहिए? तो पेचिस जो बीमारी होती है, इसमें भी देखिए ये वाला शाह आ रहा है और ये देखिए रेशे में भी ये शाह आ रहा है। तो रेशे युक्त पदार्थ जो है कम देना है। तो पेचिस, इसमें भी ये शाह है, इसमें भी ये शाह है, तो कम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में आहार में परिवर्तन किया जाता है? तो इजी क्वेश्चन है। तो रोग की अवस्था में ही आहार में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोमलेशिया तथा ये है रिकेट्स, ये दोनों ही विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम अधिक मात्रा में दिया जाता है, इन दोनों ही बीमारी में। अच्छा, रिकेट्स को और क्या कहते हैं? रिकेट्स को ही जो है सूखा रोग कहते हैं। और ये रिकेट्स रोग होता है ये बच्चों में होता है, जबकि जो ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है वो एडल्ट में होता है। तो एडल्ट में क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये, और अब की बार टीजीटी में भी पूछा गया था कि ऑस्टियोमलेशिया जो है बीमारी किस में होती है? तो ये एडल्ट में होती है। और एक और वर्ड आता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये किस में होता है? तो ये क्या होता है कि जो स्त्रियां रजोनिवृत्ति जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेनोपॉज, तो उस समय ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है बीमारी देखने को मिलती है। और ये बीमारी किसकी कमी से हो जाती है? ये विटामिन डी की कमी से होती है। तो ये दोनों बीमारी आपकी क्या होगी? ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स जो बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होती है। इसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में जो है दिया जाता है। और जबकि जो है वो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस वो क्या होती है? वो मीनार्के नहीं, मेनोपॉज में रजोनिवृत्ति के समय वो बीमारी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को में अधिक प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो है अधिक प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग में कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है, तो कब जो है कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है? तो पासेपीलिया हो गया, पासेप्रोटीन, तो पासेपीलिया में पासेप्रोटीन जो है कम देनी चाहिए। ज्वर है, तपेदिक है, टाइफाइड है, अल्पोषण कुपोषण में अधिक मात्रा में क्या देना चाहिए? तो उष्मा युक्त जो है अधिक देना चाहिए भोज्य पदार्थ। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिस भी बीमारी में फीवर आता है उसमें सबसे ज़्यादा उष्मा दी जाती है, तो उष्मा युक्त आहार उसमें दिया जाता है। और कुपोषण में तो आपको प्रोटीन और उष्मा युक्त आहार की जरूरत होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग में प्यूरिन की मात्रा कम कर देनी चाहिए। प्यूरिन मतलब यूरिन त्याग करने में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर गठिया की दिक्कत है तो चलने फिरने में दिक्कत होगी, तो बार बार टॉयलेट जाने में दिक्कत महसूस होगी। तो यूरिन में कम मात्रा में क्या कर देना चाहिए? कम करना चाहिए। तो गठिया रोग में प्यूरिन की मात्रा कम कर देनी चाहिए।
फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में समान आहार को उपचारात्मक आहार में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो रोग की अवस्था में उपचारात्मक आहार में परिवर्तित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग में कैल्शियम जो है अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए? तो ऑस्टियोमलेशिया रोग में कैल्शियम अधिक मात्रा में देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ अधिक देना चाहिए? तो तपेदिक में भी फीवर है, टाइफाइड में भी फीवर है, कुपोषण में तो ऊर्जा देनी ही चाहिए, तो उपयुक्त ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशे युक्त पदार्थों में अल्प मात्रा में देना चाहिए? तो रेशे युक्त पदार्थों अल्प मात्रा में किस में देना चाहिए? अगर अल्सर रोग हो गया तब भी कम, पेचिस में भी कम देना चाहिए, सैलिक रोग में भी है। और सैलिक रोग कौन सा होता है? इसमें क्या होता है, गेहूं में पाई जाने वाली जो ग्लूटिन होती है उसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है हमारी बॉडी में तो ये बीमारी हो जाती है। तो इसमें गेहूं में जो ग्लूटिन पाया जाता है उसकी मात्रा अधिक होने से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठिया रोग में कौन सा तत्व कम मात्रा में देना चाहिए? तो गठिया में क्या था, यूरिन त्याग करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, अल्सर, पेचिस, पेप्टिक ऑव, अल्सरेटिव कोलाइटिस व सैलिक रोगों में किन खाद्य पदार्थों की मात्रा कम कर देनी चाहिए? तो इसमें जो रेशे युक्त आहार होते हैं, जो पेट से संबंधित बीमारी होती है उसमें रेशे युक्त जो आहार होते हैं, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन डिजीज़ या बड़ी आंत से संबंधित ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो कोलन होता है जिसे हिंदी में मलाशय कहते हैं और रेक्टम जिसे हिंदी में मल नाली कहते हैं, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और जलन महसूस होने लगती है। तो इसमें रेशे युक्त जो पदार्थ होते हैं वो कम मात्रा में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम प्रोटीन युक्त आहार कौन से हैं? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां व साबूदाना उपयुक्त ये सभी जो हैं कम प्रोटीन युक्त आहार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक प्रोटीन वाले आहार कौन से हैं? तो अधिक प्रोटीन वाले आहार ये मांस, दूध, मछली, उपयुक्त ये सभी आएंगे। कोमल आहार की आवश्यकता किस रोगी को होती है? तो कोमल आहार के अगर संक्रमण के रोगी है या आंतों के रोगी को या आमाशय के रोगी को, उपयुक्त इन सभी को जो है कोमल आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता किस रोग में होती है? तो कम प्रोटीन, तो पा से प्रोटीन, पा से पीलिया में जो है कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस ये भी आपकी क्या है, बड़ी आंत या जो है लार्ज इंटेस्टाइन डिजीज़ जो है होती है। और जो सैलिक रोग होता है ये क्या होता है, गेहूं में जो ग्लूटिन पाई जाती है ये भी छोटी आंतों से संबंधित जो है बीमारी ये भी होती है। और इसमें क्या होता है कि जो गेहूं में जो ग्लूटिन पाया जाता है वो हमारी बॉडी में जब अधिक मात्रा में पाया जाता है तो ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो दोनों ही बीमारियां क्या है, इंटेस्टाइन जो है डिजीज़ से संबंधित हैं। ये दोनों ही डिजीज़ेज जो है किससे संबंधित है, इंटेस्टाइन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है ये जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुए और नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में इसके और आगे के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।